राम राम सबको। नमस्ते, सबका बहुत बहुत स्वागत। और आज बुधवार है, डेट हो गई है 3। राम राम जी सबको। राम 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 बॉस। राम भाई, राम 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 राम। आप लोग अल्पी हम पूजा पूजी सब आए। तो बुधवार है तो आज हमारा थ्योरी ऑफ सेपरेशन चलेगा। सत्यन भाई, डॉक्टर कौशल विद्याकर सर, राम राम जी। अमित शर्मा शायद कहीं बाहर हैं, गाड़ी में लग रहे हैं, आवाज आ रही है। बॉस देखो माइक स्विच ऑफ कर रखा था, ऐसे मत कहा करो। नहीं, गाड़ी से किसकी आवाज आ रही है? ना किसी और की होगी। अच्छा, मेरे तो माइक ही बंद था। नहीं कोई बात नहीं यार, दिल पे मत लिया कर दोस्त। तो आपको तो किसी और से ना कहने का मैं। क्लास में कुछ भी होगा पकड़े जाएंगे फिर भी यही। हाँ, ये तो है। क्लास में कोई शरारती बच्चा होता है ना, तो चाहे हम हाँ जो करे, इशारा उसी की तरफ जाता है। हमारा भाई सही बात। एनर्जेटिक है, बहुत अच्छा लगता है। अमित नहीं की ऊर्जा। पवन बॉस, आपकी जो मैंने माइक ऑफ कर रखा था, लेकिन आप गलत बिल्कुल नहीं है। मैं गाड़ी में बाहर ही बैठा हूँ, लेकिन हाँ माइक मेरा ऑफ था, ये भी बिल्कुल सही है। और आपको पता है मैं गाड़ी में हूँ, बाहर ही बैठा हूँ। गाड़ी अमित नहीं चला रहा है, इसका मतलब गाड़ी किसी और की चल रही है, अमित गाड़ी में बैठा हाँ है। ओके, चलो। ठीक है बस। तो भाई चैप्टर 5 स्टार्ट होगा। हाँ जी चैप्टर 4 बॉस तक हमारे बहुत अच्छे चले दीपशिखा। जी। एक एक शब्द बड़े सर की बुक का प्रैक्टिकली यूजफुल है और बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। एक एक शब्द, चाहे वो जी। कार्डिनल प्रिंसिपल्स रहे हो, चाहे सप्रेशन ऑफ डिजीज के रूप में 7 लेयर्स रही हो। अब फिफ्थ एक चैप्टर एक है। अमित पाल भाई कुछ कह रहे हैं? एक एक शब्द एक एक लाइन सीखने के लिए है, हाँ प्रैक्टिकली है, हाँ, टेक्निकली है। और क्लिनिक पे यूज होने वाली है, प्रैक्टिकल हम्म, बुक है ये। इसमें कह रहे हैं चैप्टर 5 में बड़े सर बोल रहे हैं सेकंड प्रेस्क्रिप्शन एनालिसिस। हम्म, सेकंड प्रेस्क्रिप्शन का एनालिसिस कैसे करेंगे? हम्म, कह रहे हैं इन आवर डेली प्रैक्टिस वी एनकाउंटर लॉट ऑफ डिलेमाज। हम्म, डायलेमाज का मतलब होता है असमंजस या दुविधा। जी। डेली प्रैक्टिस में हम सामना करते हैं बहुत सारे दुविधाओं का, बहुत सारे असमंजस का। द कंप्लेंट्स डिसअपियर इन वन सिस्टम ओनली टू अपीयर इन अनदर। ये भी हम जानते हैं कि कंप्लेंट डिसअपियर होती है किसी एक सिस्टम से केवल और केवल दूसरे सिस्टम में अपीयर होने के लिए। वो हवा में नहीं समा जाती, वो एक सिस्टम से दूसरे जाती है, दूसरे सिस्टम में फिर प्रकट होती हैं। हम्म, डिजीज में लेस इंपोर्टेंट से मोर इंपोर्टेंट में प्रकट होती है, क्योर होने के दौरान मोर इंपोर्टेंट से लेस इंपोर्टेंट में प्रकट होती है। ये हम्म, अलग बात है। comprehending or not comprehending the follow-ups properly might be a key in determining success and failure. समझ पाना या ना समझ पाना फॉलोअप्स को प्रॉपर तरीके से, ये एक की हो सकता है, एक कुंजी हो सकता है ये तय करने का कि सक्सेस मिल रहा है या फेलियर मिल रही। फॉलोअप को प्रॉपरली समझ पाना या ना समझ पाना हो सकता है इसके पीछे। कह रहे इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स वन कैन सी हाउ देयर इज कंफ्यूजन टू असेस पेशेंट्स in term of Hering's law of cure if it is taken in strict sense of the word and not understood properly. बड़े सर कह रहे हैं कि जो अब एग्जाम्पल देंगे उनमें कोई भी देख सकता है कि किस तरह से कंफ्यूजन होता है एसेस करने में पेशेंट को इन टर्म्स ऑफ हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, यदि वो स्ट्रिक्ट सेंस में, इफ इट इज टेकन इन स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द वर्ड एंड नॉट अंडरस्टूड प्रॉपरली, यदि वो टेकन इन स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ वर्ड।
यानी कि वो थोड़ा खुल के ना समझे वही चीजों को, शायद ऐसा लग रहा है स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ वर्ड, और वो यदि प्रॉपरली नहीं समझ पाए तो किस तरह से कंफ्यूजन हो सकता है। समझने के लिए एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, ब्रैकेट में कह रहे हैं पहले सर, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ए रियल सेंस ऑफ वेल बीइंग इज ऑलवेज एन अकम्पेनमेंट of disappearance of physical symptoms in the right order. This is true in SORA, but not always true in psychosis and syphilis. In psychosis, the patient may feel good generally, but the disease concealed deep inside goes on increasing. बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी बड़े सर ने कि भाई वेल बीइंग, मेडिसिन देने के बाद वेल बीइंग पे ही मत रह जाना। सोरा के केसेस में तो वेलबींग ठीक है, लेकिन कई बार साइकोसिस और सिफिलिस केस में ये जो वेलबींग तुरंत करने लगता है इंसान, तो ये जरूरी नहीं है कि वो क्योर हो रहा है, हो सकता है कि कंसील्ड डीप हो रहा हो डिजीज जाकर के अंदर, उसके बाद भी कर सकता है। ये महत्वपूर्ण है याद रखना कि वास्तव में जो वेलबींग की सेंस है हमेशा ये अकम्पेनमेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ फिजिकल सिम्टम्स इन राइट ऑर्डर, ये जुड़ी होनी चाहिए राइट ऑर्डर में फिजिकल सिम्टम्स के डिसअपियर होने के साथ। करें दिस इज ट्रू इन सोरा, ये सोरा के लिए सच्चाई है, परंतु नॉट ऑलवेज ट्रू इन साइकोसिस एंड सिफिलिस। साइकोसिस और सिफिलिस के लिए ये हमेशा सच हो ऐसा जरूरी नहीं। इन साइकोसिस द पेशेंट में फील गुड जनरली, बट द डिजीज कंसील्ड डीप इनसाइड गोज ऑन इंक्रीजिंग। साइकोसिस के केस में कई बार पेशेंट फील गुड में आ जाता है, लेकिन डिजीज जो है वो अंदर की तरफ डीप इनसाइड बढ़ता चला जाता है। बड़े सर ने एक एग्जांपल दिया था अमितपाल भाई, हो सकता है आप लोगों को याद आ जाए, दीपशिका अमित शर्मा भी थे। एक कोई केस था जिसको कान के अंदर ट्यूमर था, एक्रोस्टिक नर्व पे, जो अपने मिडिल ईयर में। अब बड़े सर ने जब दवाई दी तो उसको हियरिंग आ गई, उसको सब कुछ हो गया बहुत जल्दी। तो फिर बड़े सर ने देखा कि वो नर्व तो छोड़ दी ट्यूमर ने, लेकिन डीप इन द ब्रेन पैथोलॉजी क्रिएट होने लगी, क्योंकि वहां नर्व छोड़ दी थी, नर्व का फंक्शन नॉर्मल होना ही था। दीपशिखा अमित भाई, तो बंदे ने सोचा कि भाई मुझे तो आवाज तो आने लगी, लेकिन वो और डीप इनसाइड द ब्रेन पैथोलॉजी दूसरी साइट पे जब जाने लगी तो उसने पहले वाली साइट को छोड़ दिया, जिसकी वजह से पहले वाली साइट की फंक्शन कई बार नॉर्मलाइज हो जाते हैं, जिसको वो फील गुड में ले लेता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना। इसलिए जब प्रशांत ने मुझे बताया ना अमित भाई वो केस जी इरप्शन सप्रेस हुए थे बच्चे के, तो मैंने कहा बेटा देख इरप्शन आने चाहिए बाद में, कुछ ना कुछ रिवर्सल का आना चाहिए। अगर आपका नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ध्यान रखना केस के ऊपर कि हो सकता है कहीं ऐसा ना हो नेक्स्ट लेवल पे तो नहीं जा रहा है। ये हमें हर एक केस में ध्यान रखना है दीपशिखा। बस ये इसमें दो तरह के वो भी हो सकता है, दो क्या कई तरह के, मतलब साइकोसिस में एक साइकोसिस तो ये है कि पेशेंट आपका कह रहा है कि चलो डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ, आपको हो सकता है खुश करने के लिए या अपने माइल्ड से, या दूसरी कई बार ऐसी साइकोसिस बॉडी फंसा देती है कि बॉडी को खुद ही नहीं पता होता। हाँ, जहाँ बॉडी खुद को रिसीव कर रही है तो वहां पर भी फील गुड आ जाना। हाँ नहीं, वैसे फील गुड का जो रियल सेंस है ना साइकोस्टिक केस में ये है कि वो उस पर्टिकुलर जो पार्ट उसने इन्वॉल्व कर रखा पैथोलॉजी ने, वहां से वो जब शिफ्ट होती है नेक्स्ट डीप लेयर पे तो उस पार्ट को छोड़ देती है अमित शर्मा भाई। बस ऐसा जरूरी नहीं है, उसी जगह पर भी कई बार ऐसा हो जाता है। या बड़े सर इसीलिए कहते थे, आपको याद होगा SCPH प्लस में एकदम सर के गला खराब हो रहा था, मजाक में ही बोल रहे थे एकदम से, फिर कहने लगे देखो वार्म गागल्स करूंगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये साइकोसिस होगी क्योंकि कॉज तो मैंने हटाया नहीं। थोड़ी बहुत देर को ठीक होगा फिर वापस आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये साइकोसिस में जरूरी नहीं है कि बहुत गहरा ही चला जाए,
और हाँ ये ध्यान रखना है कि वो वेलबींग कहने के बाद उसको लोअर लेवल पर चीजें दिखाई देनी दिखाई चाहिए। देनी चाहिए साइकोटिक केस में स्पेशली। उसकी बातों पर हाँ जी, यकीन ना करके हम बैठ जाएं बस। हम बिल्कुल उसकी बिल्कुल। फिजिकल सिम्टम्स को भी देखें अमित पाल है जी। तो देखो वो बात आप बहुत बढ़िया कह रहे थे कि केस में कि वो रिवर्सेबल इरप्शन भी थोड़ा ध्यान रखें। हाँ ये इसी में मैंने अपने वो जो मेरा वाला केस था वो एक्यूट ही था। हाँ लेकिन मैंने वहां से वो लर्निंग उठाई कि उस एक्यूट में भी रनिंग कोराइजा आया था। वापस आया ना, हाँ। बिल्कुल। अगर हम वहां पे उसकी हियरिंग आ जाती है एक बार को और हाँ जी, रिवर्सल हाँ जी, दिखता नहीं, तो हाँ जी, हाँ जी, ये फिर डाउट था कि वो कहीं नेक्स्ट अंदर और दूसरी साइड तो नहीं इन्वॉल्व हो गई। ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ पॉसिबिलिटी साइकोसिस केस में तो बहुत ज्यादा। और जो आप कह रहे हैं ना, बड़े सर कहते थे मुझे, हमें देखना है जी, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर एक्यूट में भी और हाँ जी, क्रोनिक में भी, सब क्रॉनिक जगह में। देखना है। बिल्कुल। आगे कह रहे हैं बेस्ड ऑन द चार्ट ऑफ 7 लेयर्स ऑफ सप्रेशन और डिजीज प्रोग्रेशन one हम्म finds it easy to answer queries which हम्म arise in day-to-day practice whether the follow-up is good or bad। हम्म बड़े सर कह रहे हैं कि जो 7 लेयर ऑफ सप्रेशन है या डिजीज प्रोग्रेशन है, इसके चार्ट को ध्यान में रखते हुए इस चार्ट के आधार पर बड़ी आसानी से कोई भी ये आंसर ले सकता है अपनी क्वेरी का, अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में, कि भाई वो फॉलो अप अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा, अगर वो हम्म 7 लेयर ऑफ सप्रेशन को अच्छे से जानता है। हम्म एग्जाम्पल कह रहे हैं आर द फॉलोइंग फॉलोअप्स गुड और बैड। एग्जाम्पल दे रहे हैं सर और कुछ फॉलोअप्स बताए हैं कि अब इनको तो चलो देखते हैं कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं, खराब है फॉलोअप। व्हाट डायरेक्शन डज ईच वन फॉलो, क्या हम्म डायरेक्शन की है हम्म केस ने। नंबर 1 कह रहे हैं कि ए पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ पेन इन एब्डोमेन ड्यू टू एसिडिटी इज ट्रीटेड होम्योपैथिकली। हम्म The pain in abdomen disappear and tingling numbness in hands start। पेशेंट आया एब्डोमेन पेन को लेकर के, एसिडिटी की वजह से होम्योपैथिकली ट्रीट करा, एसिडिटी तो चली गई, पेन तो चला गया, लेकिन हाथों में नंबनेस स्टार्ट हो गई और टिंगलिंग हो गई शुरू। इज इट गुड और बैड? सर सवाल पूछ रहे हैं कि ये अच्छा है या बुरा फॉलोअप। हाउ डिड द डिजीज प्रोग्रेस फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी और इनसाइड आउट। किस जी। तरह से डिजीज प्रोग्रेस कर रहा है, सेंटर टू पेरिफेरी यहाँ पे या हम्म इनसाइड आउट कर रहा है। आंसर हम्म दे रहे हैं सर खुद ही, कह रहे हैं डिजीज हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम एब्डोमेन यानी कि एंडोडर्म टू 6th जी। लेवल ऑफ नर्वस सिस्टम। हम्म इसका मतलब बैड रिजल्ट, जी। क्योंकि यहाँ डिजीज ने ट्रेवल करा सेकंड हम्म लेयर से, एंडोडर्म हम्म से 6th लेयर हम्म, पे, जो कि बिल्कुल। नर्वस सिस्टम है। ये रिजल्ट अच्छा नहीं है। हम्म सेकंड नेक्स्ट करें, सेकंड पॉइंट, पेन इन एब्डोमेन डिसअपियर एंड एंकल जॉइंट स्टार्ट पेनिंग, गुड और बैड। सवाल है कि हम्म एब्डोमेन का पेन डिसअपियर हो गया, हम्म एंकल जॉइंट का पेन शुरू हो गया है, क्या बताइए आप, अच्छा है या बुरा। हम्म वेदर दिस इज इनसाइड आउट, क्या ये इनसाइड आउट है ये ट्रैक या फॉलो हम्म अप हम्म डाउनवर्ड्स है, और हम्म मोर इंपोर्टेंट ऑर्गन स्टोमक टू लेस इंपोर्टेंट एक्सट्रीमिटीज है, क्या है। हम्म सर बोल हम्म रहे हैं, फिर आंसर दे रहे हैं सर, कह रहे हैं द डिजीज हैज शिफ्टेड फ्रॉम एंडोडर्म दैट इज सेकंड लेवल टू मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू थर्ड लेवल। यहाँ हम देखेंगे कि ये जो डिजीज शिफ्ट हुआ है मितपाल भाई मित्र, सेकंड लेवल से मेसोडर्मल से कनेक्टिव टिश्यू की तरफ चला गया, सेकंड हम्म, लेवल से मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू की तरफ चला गया, यानी कि थर्ड लेवल की तरफ चला गया, रिजल्ट है बैड। बिल्कुल। एग्जैक्टली। हाँ, तीसरा पॉइंट है डॉक्टर श्रे, डायरिया स्टॉप्स एंड, डायरिया रुक गया और उसके बाद 5 बातें बताई हैं कि क्या क्या हुआ, उनके अलग हम्म अलग बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। अगर डायरिया रुक गया, स्टॉप हो गया, हम्म
अगर ए पॉइंट में कह रहे हैं कि डायरिया रुकने के बाद कह रहे हैं स्केलिंग एंड केराटिनोसाइटोसिस ऑफ स्किन स्टार्ट्स, यानी कि सोरियासिस। डायरिया स्टॉप होने के बाद यदि स्केलिंग होने लगे, केराटिनोसाइटोसिस होने लगे स्किन की, यानी कि सोरियासिस आ जाए, आंसर होगा फॉलोअप का बैड फॉलोअप है। क्यों? इट appears on exteriorization of disease which has gone from inside to outside। हालांकि एक्सटरलाइजेशन हो रहा है, स्टमक से स्किन पे आ रही है चीज, बट एक्चुअली डिजीज हैज शिफ्टेड फ्रॉम एंडोडर्म, दैट इज सेकंड लेवल, टू मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड लेवल। सिंस सोरियासिस इज एक्सप्रेस्ड ऑन स्किन, दैट इज the epidermis, but is actually due to pushing up of keratinocytes by problem in the dermis, dermatome origin जो है, hence it is deeper। दिख तो रहा है सेकंड लेवल, मतलब एक्सटरलाइजेशन दिख तो रहा, लेकिन गहराई में जब गए डॉक्टर सरे तो सेकंड लेवल से थर्ड लेवल पे डिजीज चली गई। अब चूंकि कह रहे सोरियासिस हालांकि दिखते स्किन पे रही है, लेकिन उसका जो साइट है वो सीट है वो है डर्मिस, हाँ जी, इस वजह से इसको डीपर मानेंगे। अगर डायरिया स्टॉप होने की वजह से डॉक्टर अमित शर्मा विटिलिगो आ जाए स्किन पे, विटिलिगो अपीयर्स ऑन स्किन फ्रॉम इनसाइड, ब्रैकेट में कह रहे जीआईटी, तो यहाँ पे आंसर दे रहे हैं कि ये भी बैड रिजल्ट है। क्यों? Vitiligo leukoderma appears due to destruction of melanocytes which produces melanin। डॉक्टर दीपशिखा, विटिलिगो ल्यूकोडर्मा जो है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेलानोसाइट्स की वजह से है, जो कि मेलानिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करती हैं। मेलानोसाइट्स बिलोंग टू फिफ्थ लेवल, दैट इज एपीयूडी सिस्टम, amine precursor uptake decarboxylate system। Again, not only the disease has gone deeper, but there is also destruction which should not occur when one holistic treatment। यहाँ केवल डिजीज जो है वो डीप ही नहीं गया है, बल्कि डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी में भी चला गया, हाँ जी, जो कि जबकि होलिस्टिक नहीं है, मतलब होलिस्टिक इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब ये होना नहीं चाहिए जब आप होलिस्टिक ट्रीटमेंट पर हो। ये होना नहीं चाहिए यदि आप होलिस्टिक ट्रीटमेंट करके चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है अमित शर्मा भाई। तीसरा पॉइंट कह रहे हैं यदि डायरिया स्टॉप हो जाए और कह रहे हैं कि हेयर फॉल स्टार्ट इनसाइड आउट, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाए डायरिया स्टॉप होने से, तो क्या भी ये अंदर से बाहर की तरफ को है क्या? ये भी रिकवरी? आंसर कह रहे हैं बैड साइन, गलत संकेत, बुरा संकेत है। क्यों? हेयर फॉलिकल्स फाइंड देयर ओरिजिन इन डर्मिस, अगेन थर्ड लेवल। हेयर फॉल which appears to begin and unimportant and is so casually dismissed as B complex deficiency may be an indication of wrong medicine। अगर क्योंकि हेयर फॉलिकल्स जो है इनका ओरिजिन डर्मिस में है, थर्ड लेवल पे है, तो सेकंड लेवल से थर्ड लेवल पे गई है बीमारी। हेयर फॉल हालांकि ऐसा लगता है कि ये एक अनइम्पोर्टेंट पार्ट पे गया, सो बेनाइन एंड अनइम्पोर्टेंट। हेयर फॉल को लोग बाग बहुत हल्के फुल्के में ले लेते हैं, कैजुअली ले लेते हैं और इसको डिसमिस कर देते हैं, इसे छोड़ देते हैं बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी को नाम दे करके केवल, जो कि इंडिकेशन है, जबकि इंडिकेशन है गलत दवाई का ये। हाँ जी, अगर डायरिया स्टॉप हुआ और ईचिंग इरप्शन स्टार्ट हो गए विद फीवर इनसाइड आउट, सवाल पूछते हैं हर बार सर पॉइंट पे कि क्या ये सही है, ये इनसाइड आउट है, ईचिंग इरप्शन शुरू हो गए डायरिया स्टॉप होने से और फीवर आ गया, बड़े सर इसको कह रहे हैं गुड साइन, ये अच्छा संकेत है। एपिडर्मिस और एक्टोडर्म बीइंग इफेक्टेड आफ्टर एंडोडर्म इज वेलकम। एंडोडर्मिस यानी कि सेकंड लेयर इन्वॉल्व थी, उसके जाने के बाद ईचिंग इरप्शन
आना एपिडर्मिस पे, बीइंग अफेक्टेड आफ्टर एंडोडर्म इज वेलकम। एंडोडर्म छूटी, एपिडर्मिस पे दिक्कत आई, ये वेलकम साइन है। हाँ जी। ई पॉइंट कह रहे हैं कि डायरिया स्टॉप होने के बाद यदि एब्सिस स्टार्ट अपियरिंग ऑन द स्किन विद फीवर इनसाइड आउट, एब्सिस स्टार्ट हो जाए डायरिया स्टॉप होने के बाद स्किन पे फीवर के साथ, तो क्या ये इनसाइड आउट होगा? आंसर दे रहे हैं बैड, बुरा संकेत है। नो पस और इन्फेक्शन इनवाइटिंग सेप्टिक कंडीशन इज वेलकम इवन इफ इट इज ऑन एपिडर्मिस और एक्टोडर्म। कोई भी पस या इन्फेक्शन इनवाइटिंग सेप्टिक कंडीशंस के रूप में स्वागत योग्य नहीं है, भले ही चाहे वो एपिडर्मिस पर ही क्यों ना हो। बिल्कुल। It indicates that immunity of the person as a whole has not been geared up. इसका ये संकेत है कि इम्यूनिटी जो है एज होल पर्सन की, एज ए होल, वो गियर अप नहीं हुई है, इम्यूनिटी नहीं बढ़ी है। अगर इम्यूनिटी बढ़ती तो फिर नेक्स्ट पस वाला इन्फेक्शन नहीं आना चाहिए था। कल डॉक्टर बस अभिषेक जी का केस था जो अमित शर्मा ने बड़ी अच्छे से पकड़ी बात। उनका कोई केस डीप लेयर से सुपरफिशियल लेयर की तरफ आ रहा था, लेकिन डिस्ट्रक्शन में आ रहा था। हाँ, कन्वर्जन के बाद ल्यूकोडर्मा था। कन्वर्जन के बाद ल्यूकोडर्मा। विटिलिगो। कन्वर्जन देखने में तो लगता है सिक्स्थ लेयर को छोड़ के थर्ड लेयर पे आ गया है डर्मिस पे, लेकिन थर्ड लेयर पे आया डिस्ट्रक्शन का रूप लेके डॉक्टर अमित पाल जी। इसका मतलब इम्यूनिटी गियर अप नहीं हो रही है पेशेंट की, इम्यूनिटी बस डाउन जा रही है। जैसे यहाँ पर है ना कि डायरिया है, सर ने देखो बिल्कुल सिंपल बोल रखा है कि ये डायरिया डिसेंट्री नहीं है, ब्लडी डिसेंट्री, या वो अगर सिफिलिस अंदर चल रही है उसके बाद एक बार को, और वो भी फॉर अ टाइम बीइंग। हमने लोगों ने, आपने भी देखा है कि सिफिलिटिक, अगर सिफिलिटिक प्रोसेस अंदर चल रहा है तो स्किन पर सिफिलिटिक पस और वो कभी कभी आती है, लेकिन वो किस प्रोसेस में आती है? जब अंदर सिफिलिस चल रहा हो, अंदर डायरिया चल रहा है, सिंपल सोरिक डायरिया चल रहा है और हमारे को सिफिलिटिक इरप्शन बाहर निकल कर आने लगे, बैड साइन। लेकिन आप अपने शब्दों को फिर से याद कर लो। अंदर का सिफिलिस अगर जा रहा है तो बाहर रिवर्सल ऑफ म्याजम के रूप में भी आना चाहिए, सेम टू सेम हाँ नहीं, जी, हाँ, सेम बस टू सेम नहीं। रिवर्सल ऑफ म्याजम के तहत या तो साइकोटिक इरप्शन आने चाहिए या सोरिक इरप्शन आने चाहिए। आपके आपके ही शब्द थे कि भैया ना, बस हाँ, 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 रिवर्सल ऑफ म्याजम भी होगा ही होगा, ये भी तय है। बस वो होगा। मैं कह रहा हूँ फॉर अ टाइम बीइंग ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम को शुरुआत में सिफिलिस को है, डिस्ट्रक्टिव टाइमिंग सिफिलिस और अगर चल रही इंटेंसिटी है, को ले आओगे तो अलग है। चलो, अच्छा है ये भाव भी आपका हाँ, कि है ना, लेस इंटेंसिटी ये, का सिफिलिस आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात मैं हाँ, आपकी पकड़ रहा हूं और बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है अमित शर्मा। डीप में डिस्ट्रक्टिव सिफिलिस था और स्किन पे हाँ जी, एग्जैजरेटेड सिफिलिस आ गया। बस, वो जो अपने 5-7 हैं उनमें अगर रिवर्सल हाँ हो जी, रहा है तो सिफिलिस ही, लेकिन सिफिलिस भी हम्म, जो अपने जो वो है एग्जैजरेशन, डिस्टॉर्शन, परवर्जन, डिस्ट्रक्शन, हिस्टीरिया, है ना, ऑटोइम्यून, तो बेसिकली लेस इंटेंसिफाइड सिफिलिस में आना चाहिए। फिर भी बात ये है, हाँ जी, ठीक है, अंदर का बिल्कुल, सिफिलिस बस, बाहर सिफिलिस के रूप में ही आ जाए, मोस्ट वेलकम, हाँ, लेकिन लेस हाँ, इंटेंसिफाइड। बस मेरा बस में हमें ये याद क्या कहते हैं, नहीं, दीपशिका जायसवाल सर का केस और मेरा केस था यहीं अपनी कॉलेज की ओपीडी का, और सब लोगों ने बड़े टिपिकली उसको देखा, बड़ा टिपिकली। वो पेशेंट आता था और साइकिल के फेरे लगाता था, वो क्या कहते हैं कपड़े बेचता था, और वो इतना परेशान था। वो जब हमारे पास आया तो ये आया कि इससे तो मैं मर जाऊं, मेरा मरने का मन होता है, मेरे पास पैसे नहीं, सारी चीजें नहीं, और उसको शुगर भी बहुत ज्यादा, उसका शुगर लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, कई सारी चीजें बढ़ी हुई थी। तो हम लोगों ने ये कहा कि क्या कहता है, अच्छा ठीक है, सर ने, जायसवाल सर ने और हमने दवाई दी,
दवाई उसकी मेडिसिन उसकी आर्सेनिक आ रही थी, आर्सेनिक दे दी। आर्सेनिक के 2 दिन बाद उसके पैर से फुट के तो आगे वाले अपर पार्ट से डिस्चार्जेस होने शुरू हो गए और पस आ रही थी काफी ज्यादा। तब मैं डरा था, मैंने कहा सर ये क्या हुआ? तो जायसवाल सर ने कहा अंदर डिस्ट्रक्शन है, तो बाहर तुम्हें अब दिखाई दे रहा है ना, पहले तो ये अंदर छुपा हुआ था, अब ये बाहर दिखाई दे रहा है। अब ये कुछ टाइम, फिर हमने उस पेशेंट से पूछा, सर ने कहा पेशेंट को बुला के लाओ, क्या बात है? तो वो पेशेंट जो जा रहा था कि मैं मरने चाह रहा हूँ, कह रहा डॉक्टर साहब अब तो अंदर से लगता नहीं नहीं, तू मेहनत कर, काम कर, बाहर निकल जाएगा। और फिर ये कुछ दिन तक, ये भी कुछ दिन तक रहा। इवन उसके साथ थोड़ी दिक्कत ये रही, सब लोगों को लगने लगा ओपीडी में भी कि यार ये तो देखो इसका पैर पक गया है और लाल हो रहा है। जायसवाल सर ने बिल्कुल वही डायरेक्शंस हमको बताई थी कि अमित शर्मा, पस कम होती जा रही है, इसमें लाली और इसमें दर्द आता जा रहा है, इसका मतलब ये तेरा मरीज और सही होता जा रहा है, तू डर मत, चिंता मत कर। हाँ, मैंने कहा ये सर इसको अमित, बात वहीं आ गई, वो सुसाइडल ऑटोइम्यून बस, सिफिलिस पे डेस्ट्रक्टिव सिफिलिस में आया ना फिजिकली। हाँ जी हाँ जी, बस यही कह रहे, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के बाद भी एक पेशेंट में थोड़ी देर के लिए पस आया था उसकी स्किन पे, और फिर वो धीरे धीरे आएगा, होने लगा था। और एक ऐसे मेरा हाँ अपना केस था यहाँ पे, तो उसको एब्डोमेन में राइट लंबर रीजन या राइट इंग्वाइनल रीजन के बीच में कहीं पेन था, और वो बर्निंग थी और बहुत ज्यादा पेन था। हाँ, मेडिसिन के बाद सिर्फ एक ही इरप्शन आया जो बाहर उसी जगह पे सेम स्पॉट पे बाहर निकला, हाँ, और उसमें पस था। तो पहले वो पस कम हुआ, फिर उसमें वाटरी डिस्चार्ज आया, फिर धीरे धीरे वो ड्राई होने लगा, और फिर वो कलर होके नॉर्मल हुआ। हाँ, तो थोड़ी देर के लिए उसमें भी आया था। हाँ, तो इसमें देखो और ये बात यही ये है है, कि पीछे बात कहाँ से आ रहा है। इसी का बात हाँ ये बिल्कुल क्लियर हो गई 2-3 एग्जांपल से कि आया तो सिफिलिस ही, जी लेकिन हाँ जी, मोर इंटेंसिफाइड सिफिलिस से लेस हाँ इंटेंसिफाइड सिफिलिस आना चाहिए। जो अपने हाँ जो जी कॉमन हाँ बस जी, सिफिलिस हाँ पढ़ते हैं ना बड़े सर से, हाँ 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 तो जी, अमित के हाँ केस बस, में ऑटो इम्यून से डिस्ट्रक्शन में आया। तो ऑटो अगर हाँ हाँ जी, हिरार्की में देखो तो डिस्ट्रक्शन के बाद ही तो ऑटो इम्यून जा रहा है, जेनेटिक म्यूटेशन सबसे लास्ट में है। जी हाँ जी जी, जी आप अगर हाँ उस चार्ट को ध्यान में रख लो, ऐसे ही आपके केस में यदि आया तो सिफिलिटिक इरप्शन ही पस वाला, लेकिन जी अंदर जी का जो हाँ है जी, मोर इंटेंसिफाइड सिफिलिस, मोर सीरियस सिफिलिस कम हुआ, लेस सीरियस सिफिलिस आया। तो जो हाँ जी, हमें वो जो बड़े सर ने 7 सिफिलिस बताए थे, वो यहाँ जी मदद जी करेंगे। सर इस पे हाँ एक जी डाउट बस, था हाँ भैया बोलो हाँ जी, सुरे। सर अगर जैसे मतलब मियाजम कम हो रहा है या मियाजम सिफिलिस से कम सिफिलिस या मैं उससे सिफिलिस से डायनामिक लेवल पे ही आ रहा है मतलब हाँ, सोरिक आ रहा है या फिर सोरोसाइक सिफिलिटिक आ रहा है लेकिन अ, उतना डिस्ट्रक्शन नहीं आ रहा लेकिन लेयर बढ़ गई है मतलब डीप लेयर में चला गया तो वो भी रॉन्ग डायरेक्शन होगा। हाँ रॉन्ग डायरेक्शन हो जाएगी। मतलब ये मान के चलिए कि आया डीप लेयर से सुपरफिशियल लेयर लेयर पे। हम्म ना बस ये कह रहे हैं सुरे आपका सवाल कि क्या था, सवाल सुपरफिशियल फिर से लेयर बोलो, बड़ा से अच्छा सवाल डीप है। में गया, डिस्ट्रक्शन कम हुआ। हाँ, हाँ नहीं ये कुछ ऐसे है कि अपर लेयर से सुपरफिशियल लेयर का अगर मोर इंटेंसिफाइड सिफिलिस घट के नेक्स्ट लेयर की एडवांस लेयर पे यदि फिजियोलॉजिकल सिफिलिस में भी चला गया एग्जैजरेशन में, तो वो वहां पे सेटल होने की शुरुआत है सिफिलिस की, डॉक्टर श्रे। वो जी तो सर। रॉन्ग डायरेक्शन है कि यदि डीप लेयर पे लेस इंटेंसिफाइड सिफिलिस भी आ गया हम्म। और बाहर वाली लेयर पे मोर इंटेंसिफाइड था, तो हम जी इंटेंसिफाइड सिफिलिस का वहां से हटना और इम्पोर्टेंट लेयर पे या नेक्स्ट लेयर पे लेस इंटेंसिफाइड सिफिलिस का आना भी अगर है तो उसे अच्छा ना समझे। हाँ जी, जी वो वहां अभी शुरुआत है, आगे चल के वहां पे एडवांस सिफिलिस होना ही है उस लेयर पे फिर, हाँ जी, क्योंकि किसी भी सिफिलिस की सेटलमेंट ऐसे ही होता है, एग्जैजरेशन से फिर डिस्टोर्शन, फिर परवर्जन, फिर हिस्टीरिया, फिर डिस्ट्रक्शन, फिर ऑटोइम्यून, फिर जेनेटिक म्यूटेशन। हाँ जी, तो ये भी जी सर। बहुत ही खूबसूरत पॉइंट छेड़ा अमित शर्मा भाई, आपका थैंक यू। ये आपके माध्यम से बात और ज्यादा खुल गई और कई एग्जाम्पल भी सेट हो गए यहाँ, ये भी अच्छी बात है हाँ जी, जायसवाल सर के हाँ जी। थ्रू। बस देखिए सर ने इसीलिए, मैं फिर कह रहा हूँ ये क्या, सर ने एग्जांपल किसका लिया? डायरिया का। सर ने डिसेंट्री नहीं कहा, डायरिया क्या है? डायरिया मतलब
अभी अब ब्लड आ रहा था, अगर कहीं किसी को डिसेंट्री मतलब ब्लडी डायरिया यानी कि डिस्ट्रक्टिव, और उसके बाद उसको फॉर अ टाइमिंग, फिर वही बात है कि इस चीज को सब लोग अपने ध्यान में रखें कि जी एक्सटीरियराइजेशन हो रहा है या थोड़ा सा पक के निकल रहा है, तो भाई वो कब तक उसका फॉर अ टाइम बिंग और फॉर लेस इतना इंटेंसिफाइड भी ना हो कि वो उसके ऊपर लैस बहुत होना ही ज्यादा चाहिए, दूसरी तरह से इतना भी दिक्कत बना नहीं, दे। वर्ड वर्ड करेक्ट यूज करो, लेस हाँ जी, इंटेंसिफाइड होना ही चाहिए। हाँ जी, हाँ। एक बात अभी आप दो तीन बार रिपीट कर दिया आपने, डायरिया डिसेंट्री, डायरिया डिसेंट्री। भाई बड़े सर डायरिया डिसेंट्री से भी ज्यादा लेयर को यूज करते हैं यहाँ डिस्कशन में, हाँ, हाँ जी, हाँ, हाँ। यहाँ लेयर को यूज कर रहे हैं, लेवल को हम्म, लेयर को जरूर ध्यान में रखते हुए बड़े सर चल रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, ठीक है साहब, ठीक है तो बस। ये था आपका। हाँ। नेक्स्ट है सी पॉइंट हो गया रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाइक अस्थमा डिसअपियर। यदि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अस्थमा जैसी डिसअपियर हो जाए और आ जाए, नंबर 1 ए बोल रहे हैं ड्राई कफ स्टार्ट, इट इज डाउन अपवर्ड्स। सवाल बोल रहे हैं सर कि क्या ये डाउन अपवर्ड्स है, तो आंसर दे रहे हैं कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाइक अस्थमा डिसअपियर्स and if dry cough starts, the direction taken by disease inside out, hence very good। ये वेरी गुड है कि डायरेक्शन जो है इसकी इनसाइड आउट हुई। बड़े सर कह रहे हैं यदि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम डिसअपियर होने के बाद स्नीजिंग स्टार्ट हो जाए, तो पूछ रहे हैं क्या ये डाउन अपवर्ड्स है, ये डिजीज का रॉन्ग डायरेक्शन है क्या डाउन अपवर्ड्स के रूप में, क्योंकि लंग्स की जगह फिर नेजल मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ रही है बात। बड़े सर आंसर दे रहे हैं स्नीजिंग स्टार्ट इक्वली गुड, छींक आना भी अच्छा होता है। यहाँ डाउन अपवर्ड मत समझना, यहाँ देखना है कि स्नीजिंग स्टार्ट हुई है तो वही फिर डीपर लेयर से सुपरफिशियल लेयर की तरफ या लेस मोर इम्पोर्टेंट से लेस इम्पोर्टेंट की तरफ का ध्यान देंगे। कई बार कोई एक कोरोलरी मिलती है हेरिंग्स लॉ की, जरूरी नहीं है सारी की सारी मिले, उसी से भी ये आइडिया लेना होता है कि हाँ हमारा केस किधर जा रहा है। तीसरी कंडीशन आती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाइक अस्थमा डिसअपियर होने के बाद, सी कह रहे हैं अस्थमेटिक स्नीजिंग स्टॉप्स एंड येट ब्रीथलेसनेस ऑन एक्सर्शन परसिस्ट। ठीक है, तो कम हो गई साहब, लेकिन सांस जो है वो जो थोड़ी मेहनत करने पे फूल जाती थी वो बनी हुई है। आंसर कह रहे हैं सर ब्रीथलेसनेस ऑन एक्सर्शन इज ए श्योर शॉर्ट साइन दैट द डिजीज हैज बीन सप्रेस्ड टू द कार्डियक प्लेन, यानी कि मेसोडर्मल प्लेन। ब्रीथलेसनेस अगर हो रही है एक्सर्शन के बाद, बड़े सर कह रहे हैं ये श्योर शॉर्ट साइन होता है कि डिजीज जो है वो सप्रेस होकर के कार्डियक प्लेन पे चला गया, मेसोडर्मल प्लेन, तो रॉन्ग डायरेक्शन। नेक्स्ट स्टेट बता रहे हैं बड़े सर कि यदि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाइक अस्थमा डिसअपियर होने के बाद ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगे तो बैड रिजल्ट है, रीजन वही है कि कार्डियक प्लेन पे सप्रेशन चला गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं यदि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाइक अस्थमा डिसअपियर होने के बाद सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस स्टार्ट हो जाए, तो आंसर दे रहे हैं सर कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस इंडिकेट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ कार्टिलेज ऑफ स्पाइन विच इज इन थर्ड लेयर, हैंस प्रोग्नोसिस इज बैड। ये डॉक्टर खरे का आंसर आ गया कि हालांकि आया तो इन्फ्लेमेशन ही है कार्टिलेज पे स्पाइन की, अभी सो रहा ही, लेकिन चूंकि लेयर नेक्स्ट वन है तो ये प्रोग्नोसिस बैड होगी दीपशिका। जी बिल्कुल। अगर बेसिकली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाइक अस्थमा डिसअपियर होने के बाद यदि गिडीनेस आने लगे, आंसर दे रहे हैं बड़े सर गिडीनेस सर्टेनली बैड, क्योंकि लेयर जो है वो 6th अफेक्टेड हो गई है। तो यहाँ तक बेसिकली था ये आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाइक अस्थमा डिसअपियर होने के बाद। कुछ एग्जांपल दे रहे थे अमित पाल भाई, कुछ कह रहे हैं। बेसिकली बात यही है कि हायर लेयर पे नहीं जानी चाहिए। एक बात है, हायर जी, लेयर का ध्यान रखो और इंटेंसिटी का भी ध्यान रखो बहुत रिवर्सल सही में। बात।
रिवर्सल में इंटेंसिटी का ध्यान रखना है मियाज़म की, है ना अमित? बिल्कुल तो यहीं बिल्कुल रुकेंगे आज, 5 पॉइंट हो गए हैं, 5वां करेंगे बिल्कुल नेक्स्ट डिस्कशन में। और बहुत ही हाँ ज्यादा जैसे शुरुआत हुई थी इस डिस्कशन की, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्लिनिक पे काम आने वाली नॉलेज है। डायरेक्ट अपने केस में देखोगे शाम को या दिन में, जब भी, इतनी अच्छी नॉलेज है ये डिस्कशन की कि डायरेक्ट अपने क्लिनिक पे अप्लाई हो सकती है आज ही और देखने को मिल सकती है जी। बस हाँ मुझको ठीक। हाँ बस हेलो, एक क्वेश्चन पूछना हाँ था। बेटा बोलो। जैसे किसी पेशेंट को ये टिनाइटस है, बेसिकली उसको सर्वाइकल लॉर्डोसिस है, तो मुझे लग रहा है इसी वजह से उसको टिनाइटस भी हो रही है और ल्यूकोडर्मा भी है। तो इसमें हम लोग टिनाइटस को देखेंगे क्योर होना चाहिए या पहले ल्यूकोडर्मा जाना चाहिए? आपके केस में टिनाइटस है, ल्यूकोडर्मा है ना? हाँ हाँ, मतलब एक्चुअली वो सर्वाइकल लॉर्डोसिस है और ल्यूकोडर्मा है, तो मेरे हिसाब से सर्वाइकल लॉर्डोसिस के कारण उसको टिनाइटस भी हो रहा होगा। और तो मेरे को ये पूछना है कि इसमें ल्यूकोडर्मा पहले क्योर होना चाहिए या टिनाइटस क्योर होना चाहिए? हाँ, बेसिकली टिनाइटस किससे रिलेटेड है? टिनाइट नर्व से है, टिनाइटस तो किससे है? हाँ न्यूरल नर्व से रिलेटेड है, तो आई थिंक पहले होना चाहिए, लेकिन कंफर्म करना चाह रहे थे बस। नहीं, आप लेयर पे आ जाओ ना, आप अच्छी बात उठा रहे हो। इसमें हमें देखना है कौन सी लेयर पे कौन सी प्रॉब्लम है। टिनाइटस जो है वो मान लो 6th लेयर पे है, ल्यूकोडर्मा है वो 3rd लेयर पे है, डर्मिस पे। ल्यूकोडर्मा एपीयूडी हो जाएगा ना सॉरी बॉस? सॉरी सॉरी सॉरी, ल्यूकोडर्मा है फिफ्थ ल्यूकोडर्मा फिफ्थ लेयर का है। एपीयूडी सिस्टम में। तो यहाँ टिनाइटस पहले हाँ जी। जाएगा, फिर एपीयूडी सही होएगा, और बाद में कनेक्टिव टिश्यू बाद में जो करेक्ट होएगा। जी, और एक क्वेश्चन और पूछना था, जैसे कि कोई मतलब किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, तो वो भी एक तरह का डिल्यूजन मर्डर्ड ही होगा ना? मतलब किसी फीमेल के लिए अगर जो जैसे, तो वो डिल्यूजन मर्डर्ड हम लोग कंसिडर कर सकते हैं उस कंडीशन में? करेक्टर असैसिनेशन की इंटेंसिटी क्या है? अब बस ये इंटेंसिटी वाली बात, मतलब वो पेशेंट के वर्शन से तो मुझे लग रहा है कि वो काफी डीपली फील किया। मर्डर का हाँ, मतलब वहां होता है जो करेक्टर को बिल्कुल कुचल दिया गया हो, और करेक्टर असैसिनेशन किसी के माध्यम से ये भी हो सकता है कि साहब सबके सामने मेरी बेइज्जती कर देते हैं। तो जैसे इसमें उस इसमें फीमेल का आप, जो वर्शन था सर, कि हाँ, वो ये था कि ये इतनी मतलब ऐसी बातें बोलते हैं जो बिल्कुल एक्सेप्ट, मतलब वो आप बहुत ज्यादा अनएक्सेप्टेबल बातें बोलते हैं। मतलब एक बारी वो छोड़ करके 1-2 महीने के लिए किसी हॉस्टल में भी रही अपने हस्बैंड का घर। हाँ, तो हालांकि ये बात अलग, अब उसके साथ ना ये बेटा बात, बॉडी में प्रॉब्लम देखो, अगर बॉडी में हाँ भी पैथोलॉजी ऐसी आ गई हाँ, तो तब तो आप बस मर्डर यही जैसा वो लेंगे, मर्डर जैसा दिक्कत तो ये है कि पैथोलॉजी उसकी वैसे नहीं आ रही, लेकिन ये भी तो बात होती है ना बॉस, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे भी तो डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ जो बहुत, जैसे उसको मैंने वैसे बेलाडोना दी है, क्योंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो बड़े मतलब छोटी सी भी बात को बहुत डीप फील करके बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन उनकी बॉडी शो करती है। हाँ, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होते हैं जो बहुत डीप मतलब बड़ी बातों को भी फील करके उतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन उनकी बॉडी नहीं देती है। इसीलिए तो तो हाल इसीलिए इसीलिए हमको समझ में नहीं आया कि बेटा, इसमें करना क्या इसीलिए चाहिए। मैं समझ गया आपकी बात। इसीलिए एनिमैन साहब कहते हैं कि अपनी अपनी वो मत बनाओ, जो सामने बॉडी बोल रही है और माइंड बोल रहा है, जो सामने केस है उसके अकॉर्डिंग रूब्रिक लो। ये हमारा जी अपना मानना है कि कुछ केस ऐसे हैं कि वो एग्जेजरेट हो जाते हैं हिस्टेरिकल टाइप के, कुछ ऐसे हैं जो कि हाइपो रिएक्शन देते हैं। तो ये सब हमारी फिलोसफी है। सामने यदि बॉडी में डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया है या बॉडी में मर्डर मर्डर जैसा लेवल की पैथोलॉजी आ गई है, तो यही चीज उसकी मर्डर डेल्यूजन मर्डर में ले जाओगे। और यदि यही चीज में फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई है, कॉलिक हो गया, डायरिया हो गया, नींद नहीं आ रही, तो यही मोर्टिफिकेशन में ले जाओगे, इंडिग्नेशन में ले जाओगे। तो ये उसको बेसिकली एक्चुअली शरीर, प्रॉब्लम तो नॉर्मल लेवल का ही हुआ हाँ, है, तो लाइक फिर नी मर्डर पेन नहीं उसको लेंगे, हो रहा है, लम्बैगो हो रहा है। डिल्यूजन मर्डर्ड अभी नहीं लेंगे मेरे हिसाब से। डिल्यूजन ओके मर्डर्ड दीदार सर के हिसाब से लास्ट वाला पार्ट होता है, लास्ट वाला ओके। सिफलिस है कि अब इसका एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ रहा, फिजिकली भी और मेंटली। लेकिन मोटी सी ओके बात यह है, अमित ने भी बहुत अच्छी उस दिन बताई थी, हम आपस में बात हो रही थी, कैसी पैथोलॉजी जैसा केस वैसा ही इंटरप्रिटेशन हो जाएगा उस इंफॉर्मेशन का। अगर आपके मरीज में
इसी एक करेक्टर असैसिनेशन के बाद यदि वो सुसाइडल उसमें चला गया, ये यहाँ मर्डर में आ जाएगा ह्यूमिलिएशन में। प्रीति जी पहले ये बंद कर, पीछे से माइक बंद करो, मुझे लग रहा है कहीं आवाज आ रही थी। हाँ और मगर सर हम है ना, हाँ बिल्कुल। देखो ध्यान ये रखो कि हमने उसको इतनी इंटेंसिटी से लिया है तो फिजिकल तो आएगा ही आएगा, अब नहीं कुछ दिन बाद आएगा। हमारे बॉस ने भी कहा ना कि उसको देखना तो पड़ेगा कि उसकी बॉडी पर क्या दिखाई दे रहा है। उसकी बॉडी पर मर्डर हो गया तो मर्डर के बाद कुछ बचा नहीं बचा, यानी कि एग्जिस्टेंस का खतरा आ रहा है। ऐसी चीज होनी चाहिए। अगर भगवान ना करे मर्डर हो गया है बॉस जी, तो मर्डर के बाद तो कुछ भी नहीं बता। इसका वही मतलब बता रहा इतनी हूँ। डीप पैथोलॉजी आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए भी। देखो बड़े सर भी, हैनीमैन साहब भी, मलिक सर भी ये कहते हैं कि भाई जो केस बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करो बस चीजों को। उसके अकॉर्डिंग करो। हाँ, अपने अजम्पशंस अब नहीं लगाने हमें कि भाई इसको ये तो बस ऐसी है वैसा हो जाएगा, ऐसा है वैसा हो जाएगा। इससे बचो जो शरीर पे दिख रहा है। इसलिए तो बोगर बोरिंग हसन साहब सबसे ज्यादा ऑथेंटिक लिटरेचर आज की डेट में। चलो रुकते हैं यहीं पे। नमस्ते भाई सबको, ठीक है राम बस। राम, राम धन्यवाद राम सबका। सबको, राम राम। बॉस राम 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 सर राम राम बॉस। राम 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 राम।